था सोनपुर। खेतों में गेहूं की बालियां सुनहरी चमक रही थी, जैसे धरती ने सोने का आभूषण पहन लिया हो। गांव की गलियां मिट्टी की थीं, जिनके किनारे किनारे आम, नीम और पीपल के पेड़ हवा में झूमते। गांव के उत्तर छोर पर एक विशाल लाल पत्थरों का किला खड़ा था। इसकी ऊंची ऊंची मीनारें आसमान से बातें करती। किले की खिड़कियों से पूरे गांव का नजारा साफ दिखाई देता। यही किला था राजा विराट सिंह का, जो अपने न्याय और दया के लिए मशहूर था। गांव के बीचों बीच एक बड़ा बरगद का पेड़ था। उसकी जटाएं जमीन तक लटकती और उसकी छांव इतनी घनी थी कि दोपहर की धूप भी उसमें प्रवेश न कर पाती। यही जगह थी जहां लोग इकट्ठे होकर पंचायत करते, किस्से सुनाते और अपने दुख सुख साझा करते। गांव के दक्षिण में फैला था घना जंगल। वहां मोर पंख फैलाकर नाचते, बंदर डाल डाल पर कूदते और जंगली फूलों से हवा में सुगंध भर जाती। जंगल से गांव वालों को लकड़ी, शहद और फल मिलते, लेकिन रात होते ही वहां की गहरी खामोशी सबको डराती भी। पश्चिम दिशा में एक शांत तालाब था। उसका पानी इतना साफ कि उसमें चांद और तारे भी उतर आते। किनारे पर कमल और कुमुदनी के फूल खिले रहते। सुबह सुबह महिलाएं वहां घड़े में पानी भरने आती और बच्चे तालाब की मेड़ पर खेलते। गांव के पूरब में एक प्राचीन शिव मंदिर था। हर सुबह सूरज की पहली किरण उसके सोने जैसे शिखर पर पड़ती और पूरा गांव सुनहरी रोशनी में नहा जाता। मंदिर की घंटियों और शंख की ध्वनि से वातावरण गूंज उठता। तालाब के पास एक चहल पहल वाला बाजार लगता। वहां रंग-बिरंगे कपड़े, गुड़ की जलेबियां, मिट्टी के बर्तन, खिलौने और मिठाइयों की दुकानें सजती। बच्चे मिट्टी के खिलौनों पर टूट पड़ते और बूढ़े लोग तेल में तली कचौड़ी खाते। राजा विराट हर सुबह किले की ऊंची छत पर खड़े होकर गांव देखता। उसे खेतों में मेहनत करते किसान, कुएं से पानी भरती औरतें, तालाब में नहाते बच्चे और मंदिर से आती भजन की ध्वनि सब सुनाई देते। यह सब देखकर उसका दिल गर्व से भर जाता। गांव के पूरब से थोड़ी दूरी पर एक छोटी नदी बहती थी। उसके किनारे बबूल और सरसों के खेत लहराते। गर्मियों में बच्चे नदी में कूदकर तैरना सीखते और औरतें वहीं कपड़े धोती। सोनपुर का सबसे बड़ा पर्व था हरियाली मेला। मेले से एक हफ्ता पहले ही गांव में हलचल शुरू हो जाती। हर घर में पकवान बनने लगते, बाजार में रंग-बिरंगे झंडे लग जाते और गांव वाले झूले बांधने में जुट जाते। गांव के पश्चिम में एक बड़ा खुला मैदान था। वहीं हरियाली मेला लगता, झूले लगाए जाते, रंग-बिरंगी पताकाएं लहराती और बाजे ढोल गूंजते। मेले की रात को मंच पर लोक नृत्य और गाना होता। ढोलक की थाप पर औरतें गाती और बच्चे तालियां बजाते। राजा विराट भी आम जनता के बीच बैठकर यह सब देखते। मेला लगते ही गांव का बाजार और भी रौनक से भर जाता। खिलौनों वाले, झूलों वाले और मिठाइयों की दुकानों पर भीड़ लग जाती। जलेबियों की खुशबू हवा में फैल जाती। मेले के अगले दिन राजा ने किले के दरबार में गांव वालों को बुलाया। संगमरमर की चौखटों और सुनहरी झूमरों से सजा दरबार हमेशा भव्य दिखाई देता। दरबार में खबर आई कि पड़ोसी गांव रतनपुर के लोग सोनपुर की जमीन पर हल चला रहे हैं। यह सुनकर राजा ने मंत्री आचार्य को बुलाया। राजा ने तय किया कि झगड़े का हल नदी किनारे बैठक में निकाला जाए। नदी की ठंडी हवा और बहते जल की कलकल ध्वनि के बीच दोनों गांवों के लोग मिले। आचार्य देवकीनंदन ने दोनों गांवों को समझाया और तय हुआ कि नदी के दोनों किनारों को साझा किया जाएगा। इस फैसले से दोनों गांव खुश हुए। समझौते के बाद सोनपुर के खेत और भी लहलहाने लगे। सरसों के फूलों से पूरा गांव पीला पीला चमकता और किसान गाते हुए हल जोतते। तालाब के किनारे एक रात चरवाहों ने अजीब रोशनी देखी। लगा जैसे पानी में कोई दीपक जल रहा हो। गांव वाले चकित रह गए। मंदिर के पुजारी ने बताया, यह देवताओं का आशीर्वाद है। इसका मतलब गांव में समृद्धि आने वाली है। लोग और भी खुश हो गए। लेकिन तभी दक्षिण का जंगल खतरनाक होने लगा। वहां से जंगली भेड़िए निकलकर मवेशियों पर हमला करने लगे। राजा ने बहादुर जवानों को भेजा। वे मशालें लेकर जंगल में गए। पेड़ों की सरसराहट और जानवरों की आवाज ने रात को और भी डरावना बना दिया। दल ने भेड़ियों को घेर लिया। मशालों की रोशनी और ढोल की आवाज से भेड़िए भाग खड़े हुए। गांव वाले राहत की सांस लेने लगे।
भेड़ियों के पीछे जाते जाते जवानों ने एक सुंदर झरना खोजा। उसकी धार से पानी मोती की तरह गिरता था। वहीं से गांव के लिए नया पानी का स्रोत निकाला गया। राजा ने आदेश दिया कि झरने के पास एक छोटा बांध बनाया जाए ताकि गांव वालों को गर्मियों में पानी की कमी न हो। कुछ महीनों बाद नदी में बाढ़ आ गई। पानी खेतों और घरों तक भर गया। लोग घबराकर मंदिर और किले में शरण लेने लगे। राजा ने तुरंत नावें भिजवाईं। सैनिक गांव वालों को बचाकर सुरक्षित जगहों पर ले गए। इस साहस से राजा की और भी इज्जत बढ़ी। बाढ़ के दिनों में मंदिर का शिखर पानी में डूबा नहीं। लोगों ने इसे भगवान का चमत्कार माना और पूजा अर्चना शुरू कर दी। बाढ़ उतरने के बाद गांव की गलियां कीचड़ से भर गईं। राजा ने सैनिकों और किसानों के साथ मिलकर सड़कों और घरों की मरम्मत करवाई। जल्द ही खेतों में नई फसल उगाई। धान की हरियाली देखकर लोगों के चेहरे फिर से खिल उठे। गांव में दीपावली आई। किले से लेकर गांव के हर घर तक दीपक जलाए गए। तालाब में दीप तैरते और पूरा गांव रोशनी में जगमगा उठा। दीपावली पर राजा ने गरीबों में अनाज और कपड़े बांटे। बच्चों को खिलौने दिए गए। सबने राजा को आशीर्वाद दिया। एक दिन राजा ने पहाड़ियों की ओर यात्रा की। वहां से पूरा गांव और जंगल छोटा सा दिखाई देता। ठंडी हवा और बादलों का दृश्य मन मोह लेता। पहाड़ी पर राजा को एक पुरानी गुफा मिली। अंदर दीवारों पर पुराने चित्र बने थे, जैसे किसी प्राचीन सभ्यता की निशानी। गुफा से कुछ पुराने रत्न और मूर्तियां मिली। राजा ने उन्हें मंदिर में रखवा दिया ताकि सब लोग दर्शन कर सकें। राजा ने गांव में एक छोटी पाठशाला खुलवाई। पेड़ के नीचे बच्चे बैठकर पढ़ाई करने लगे। यह गांव की पहली शिक्षा स्थली थी। गांव के बाजार में कारीगर भी अपने हुनर से मशहूर थे। लोहार लोहे के औजार बनाता और कुम्हार मिट्टी के घड़े व खिलौने। गांव की औरतें शाम को तालाब किनारे बैठकर गीत गाती। उनकी मधुर आवाजें पूरे गांव में गूंजती। गांव के किनारे बड़ा आम का बगीचा था। गर्मियों में बच्चे वहीं खेलते और पके आमों की महक चारों ओर फैल जाती। लेकिन एक दिन रतनपुर गांव के कुछ लोग सेना लेकर सोनपुर पर हमला करने आ गए। राजा विराट ने तुरंत सैनिकों को बुलाया। किले की तोपें सजाई गईं और गांव वालों ने भी हथियार उठा लिए। मैदान में युद्ध हुआ। ढोलन गाड़ों की गूंज, तलवारों की चमक और लोगों के जयघोष से वातावरण गूंज उठा। राजा विराट और गांव वालों ने मिलकर दुश्मनों को हरा दिया। गांव में विजय का जश्न मनाया गया। युद्ध के बाद गांव में फिर से शांति लौट आई। खेतों में लहलहाती फसल, तालाब में कमल और मंदिर में घंटियां गूंजने लगी। अंत में राजा ने वचन दिया, जब तक मैं जीवित हूँ, सोनपुर की रक्षा और सेवा करता रहूंगा। और इस तरह गांव सोनपुर हमेशा सुख समृद्धि और खुशियों से भरा रहा।